आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पूर्वावलोकन जो कि घटना चक्र बीपीएससी जिसमें हम लोग सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देख रहे थे, जिसमें हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं। आइए उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आगे के प्रश्नों को देखते हैं तथा उसका अच्छे से विश्लेषण करते हैं। एक मोटिवेशन है कि इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। तो अपने आप को बदलिए, आप दूसरों के चक्कर में ना पड़िए और स्वयं को बदलिए, तभी आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। आइए प्रश्न को देखते हैं कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। तो इनकी मृत्यु जो है वह पावरपुरी में हुई थी। महावीर जैन के विषय में थोड़ा समझते हैं कि जो महावीर जैन है उनका जन्म 599 ईसा पूर्व से लेकर के 527 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और जो कि 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे किसमें, जैन धर्म में। और उनका जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली। कहाँ, वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, वैशाली कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, वैशाली जिला कुंडग्राम बिहार में। उनके बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। और महावीर जो जैन है उन्होंने 30 साल की उम्र में क्या किया, घर को छोड़ करके और कठोर तपस्या की। और उसके बाद उनको 12 साल बाद मतलब 42 साल की उम्र में क्या होता है, उनको कैवल्य मतलब सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई तथा वह जीन विजेता कहलाए। जीन मतलब अपने ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण। तो उन्होंने क्या किया, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर नियंत्रण और अपरिग्रह मतलब आवश्यकता से संग्रह न करना जैसे सिद्धांतों का भी क्या किया, प्रचार प्रसार किया, जिन्हें जैन धर्म के जो 5 महाव्रत कहा जाता है। ठीक है, 5 महाव्रत जो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो इनमें से जो ब्रह्मचर्य है वह महावीर जैन के द्वारा दिया गया था, बाकी 4 जो है वो पहले से ही प्रतिपादित थे। तो उन्होंने उपदेशों के माध्यम से क्या किया, लोगों को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। महावीर जैन का जो मृत्यु है फिर तत्पश्चात पावापुरी में होता है। 5वां नंबर प्रश्न है कि बराबर की गुफाएं गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था। तो यह किसने किया था, आजीवकों ने किया था। कि मौर्य युग में गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला जो है पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए लिंग आश्रय गृह बनाए गए। तो जो आजीवक संप्रदाय है उनके लिए क्या है, मतलब ये जो गुफाएं हैं इनका उपयोग आश्रय गृह के लिए किसके द्वारा किया जाता था, जो आजीवक संप्रदाय है उनके द्वारा यह किया जाता था। इनके विषय में आगे अच्छे से हम लोग समझेंगे। यहीं पे समझ लेते हैं कि जो आजीवक संप्रदाय है उसके विषय में। तो आजीवक संप्रदाय क्या है, एक प्राचीन धार्मिक और दार्शनिक संप्रदाय था। ठीक, जिसका क्या उदय है लमसम 6ठी शताब्दी के आसपास 600 बीसी में होता है। और यह जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म के क्या था, यह समकालीन था। क्योंकि इसी समय 599 में जहाँ महावीर जैन का जन्म हो रहा है, वहीं पर 583 ईस्वी में किसका जन्म होता है, 583 ईस्वी में जो गौतम बुद्ध है उनका जन्म होता है। तो यह क्या थे, आजीवक संप्रदाय इन दोनों के समकालीन थे, मतलब इन्हीं के समय पे थे। और इस संप्रदाय के जो संस्थापक है आजीवक संप्रदाय के, वह मखली गोशाल को माना जाता है, जो महावीर के समकालीन थे। और आजीवक नियतिवाद, जिसमें नियति में विश्वास के सिद्धांत में क्या करना, विश्वास यह करते थे। और इनका क्या मानना था कि जो सभी घटनाएं हैं और जो मनुष्य का जीवन पहले से ही क्या है, निर्धारित है। आजीवक संप्रदाय मानते थे कि सब कुछ पहले से ही निर्धारित है। इस समय इस संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वह कठोर तपस्या का पालन करते थे, लेकिन उनका मानना क्या था कि तपस्या या कोई भी मानवीय प्रयास मोक्ष या भाग को नहीं बदल सकता है। मतलब ये लोग क्या करते थे, जो बिलीफ है, जो कि विश्वास है, उस पर यह विश्वास करते थे। मतलब जो मान्यताएं हैं उस पर ये लोग भरोसा करते थे। और नियति ही सब कुछ है, निर्धारित करती है। मतलब ये लोग किस्मत को ही सब कुछ मानते थे। समय के साथ यह संप्रदाय धीरे धीरे क्या हुआ, समाप्त होता गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाया। तो सबसे जो पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है वह 14 पूर्व या 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है, जिसमें अंतिम जो नंद राजा के समय में संभूत विजया तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे, तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग जैन, जो 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। थोड़ा जो प्राचीनतम जैन ग्रंथ 14 पूर्व का विशेष महत्व है उसको थोड़ा समझ लेते हैं कि इन्हें जैन धर्म का क्या है, सबसे प्राचीन और मूल
ज्ञान माना जाता है किसको, जो 14 पूर्ण है या 14 पूर्व है। तो जो किसके द्वारा दिया गया था, जो तीर्थंकर थे ना उनके द्वारा दिया गया था। टोटल कितने तीर्थंकर थे, 24। तो इन्हीं के द्वारा यहाँ दिया गया था। तो आखिर है क्या यह 14 पूर्व की 14 पूर्व जैन धर्म के जो 12 अंग है, अंग मतलब ग्रंथ, जो 12 ग्रंथ है साहित्य से भी क्या है, यह पुराने हैं। इन्हें जो मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपा जाता था। तो जो 14 पूर्ण क्या है, यह मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यह ट्रांसफर होता था। इस ग्रंथ में जो है जैन दर्शन हो गया, जैसे जैन दर्शन, कर्म सिद्धांत, ब्रह्मांड का जो स्वरूप है, गणित और अन्य महत्वपूर्ण क्या है विषयों का इसमें वर्णन हमको मिलता है किसमें, 14 पूर्व में। तो ज्ञान का जो है लुप्त होना फिर समय के साथ धीरे धीरे इन ग्रंथों का क्या हुआ, लुप्त होता गया। कि जिस धीरे धीरे क्या हुआ, यह मौखिक रूप से था तो धीरे धीरे क्या हुआ, लिखित रूप में जो साक्ष्य रहते हैं या जो लिखित रूप में जो प्रमाण रहते हैं वो ज्यादा देर तक टिकते हैं। वहीं पर ये क्या था, मौखिक रूप से था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, समाप्त होते गया। और जैन परंपरा के अनुसार क्या बताया गया है कि जो भद्रबाहु स्वामी को 14 पूर्व का अंतिम जानकार माना जाता है। कि जो भद्रबाहु थे, ठीक है, यह क्या थे, 14 पूर्व के पूरे जानकार माने जाते हैं लास्ट में, है ना। इनके बाद अब कोई नहीं हुआ जो, मतलब इनके बाद अब ये उपलब्ध नहीं है कि इसकी पूरी जानकारी किसको है। तो जैसे कि आज जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही संप्रदायों का क्या है, मानना है कि 14 पूर्व ग्रंथ अब उपलब्ध नहीं है। इसलिए यह जैन इतिहास में ज्ञान के लुप्त होने का क्या है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। क्या, 14 पूर्व। ठीक। 7वां नंबर प्रश्न है कि त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सटीक शिक्षा, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है, यह जैन धर्म से संबंधित है। कि जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधक आवश्यक बताए गए हैं। सटीक ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन मतलब सम्यक आस्था, मतलब समान आस्था या सच्ची आस्था, तथा सटीक क्रिया मतलब सम्यक चरित्र। इन तीनों का जैन में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। थोड़ा इसको समझते हैं। जो त्रिरत्न है कि सम्यक दर्शन मतलब सही ज्ञान, की इसका क्या मतलब होता है, सही ज्ञान का, कि इसका अर्थ है कि तीर्थंकरों, जो भी तीर्थंकर थे 24 के 24, और जैन धर्म के जो सिद्धांत दिए गए थे वह सच्चा और उसमें अटूट विश्वास रखना, यह स्वीकार करना कि जो आत्मा है, कर्म है और मोक्ष जैसे सिद्धांत क्या है, सही है, यही क्या है, सच्चा ज्ञान है। और इसे ज्ञान के लिए पहला कदम माना जाता है। वहीं पर सम्यक ज्ञान मतलब सही, सम्यक ज्ञान मतलब सही ज्ञान। ठीक, पहला था सम्यक विश्वास, सॉरी, मतलब पहला था सम्यक विश्वास मतलब सही विश्वास। की जो तीर्थंकर है उनके दिए गए जो भी सिद्धांत है, नियम है, उनको सही मानना, उन पे विश्वास करना। फिर दूसरा सम्यक ज्ञान मतलब सही ज्ञान। की इसका मतलब है कि जो जैन धर्म के मूल सिद्धांतों और वास्तविकताओं को सही और स्पष्ट रूप में क्या करना, समझना। इसमें केवल जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ही ज्ञान नहीं है, बल्कि संसार के सभी जीवों और पदार्थों के बारे में क्या करना, सही ज्ञान शामिल, मतलब सही ज्ञान का जो है जानकारी रखना शामिल है। तीसरा था सही चरित्र मतलब सही आचरण, जो कि सम्यक चरित्र जिसे कहा गया। इसका अर्थ क्या है कि अपने ज्ञान और विश्वास के अनुसार जो आचरण है उसको पालन करना। इसमें से कि 5 महाव्रत दिए गए थे, जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का क्या करना, इसमें पालन करना। यह आत्मा का क्या करता है, कर्मों के बंधन से मुक्त करके व्यवहारिक मार्ग में हमको ले जाता है। तो सम्यक चरित्र का क्या मतलब है कि अपने जो ज्ञान है और विश्वास है उसको, आचरण या चरित्र को सही रखना। और सही कैसे रखेंगे, 5 महाव्रतों का पालन करके। जो जैन धर्म है इनके अनुसार जो 3 रत्न हैं या इनका पालन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अगला प्रश्न 8वां कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। तो क्या समान नहीं है, आत्मदमन की। बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। ठीक है, जैसे जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने क्या था, मध्यम मार्ग को अपनाया था। वे निर्वाण के लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश में विश्वास बिल्कुल नहीं रखते। कि अगर मान लीजिए आपको निर्माण या मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको कठोर साधना वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इजिली भी कर सकते हैं। तो इसके विपरीत महावीर स्वामी के कैवल्य प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शारीरिक को त्याग करना आवश्यक है। और वहीं पे क्या है, जो जैन धर्म है उसमें क्या है, यह आवश्यक माना जाता है। तो इसमें यह अंतर था। आगे देखते हैं कि जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है। तो इसके विषय में हम लोग पहले ही पढ़ा, थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है। मखली गोशाल है। कि मखली गोशाल प्रारंभ में महावीर के ही क्या शिष्य थे, महावीर जैन के यह शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने क्या किया कि महावीर का शिष्यता त्याग करके आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना कर देते हैं। और इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तुएं भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। तो जो आजीवक संप्रदाय है, सिंपल भाषा में कहें तो क्या है, मतलब
बातों जो पहले से बात बताई गई है तो उन पे विश्वास करना, मतलब बनी बनाई जो परिपाटी है उस पे विश्वास करना, धार्मिक जो भी बातें हैं उन पे विश्वास करना, और अपने जो लकीर है उस पे विश्वास करना या अपने तकदीर पर विश्वास करना। तो यही क्या था आजीवक संप्रदाय का मतलब। ये लोग क्या करते थे, यह तपस्या का पालन करते थे, लेकिन उनका क्या मानना था कि तपस्या या कोई जो मानवीय प्रयास है हमको मोक्ष नहीं दिलाएगा, ये सब पहले से ही निर्धारित है, ऊपर से लिखित आ चुका है भैया कि ऐसा होएगा। ठीक है। 10वां नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के कौन अध्यक्ष थे? तो प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। कि पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति सभा का आयोजन चतुर्दश शताब्दी ईसा पूर्व मतलब 400 बीसी, मतलब फोर्थ बीसी, सॉरी फोर्थ बीसी में हुआ था, और जिसके अध्यक्ष क्या थे, कौन थे? स्थूलभद्र थे। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का या 12 ग्रंथों का क्या होता है? संकलन होता है। ठीक, थोड़ा सा जैन धर्म की जो बैठक है, समितियां, उसको देख लेते हैं कि जो प्रथम बौद्ध संगीति है, जैसा कि हमने देखा वो 4th बीसी में आयोजन होता है, और कहाँ पे होता है? यह पाटलिपुत्र में होता है। पाटलिपुत्र कहाँ? जो वर्तमान में पटना है, यहाँ पे बिहार में होता है, और इसके अध्यक्ष कौन है? तो स्थूलभद्र हैं। और इसका क्या उद्देश्य था कि 12 वर्षों के अकाल के बाद जो है महावीर की शिक्षाओं को क्या करना, जो 12 ग्रंथ में संकलित किया गया, कि जो भी महावीर ने जो भी शिक्षाएं दी थी तो उनको एक लिखित रूप में क्या करना, 12 ग्रंथों में संकलित किया गया। ठीक, इसी सभा में जो बाद में जैन धर्म क्या हुआ, श्वेतांबर सफेद कपड़ा पहनने वाले और दिगंबर जो कपड़े नहीं पहनते हैं नामक 2 संप्रदायों में क्या होता है, पहले ही बैठक में यहाँ पे विभाजित हो जाता है। और फिर उसके बाद दूसरा जो बैठक है कई वर्षों बाद 512 ईस्वी में होता है। ठीक है, ये ईस्वी में हुआ था या ईसा पूर्व में हुआ था, तो यह 4वीं शताब्दी में होता है, तो यह 6ठी शताब्दी में होता है। ठीक है, 512 ईस्वी में। तो ये कहाँ पे होता है? दूसरा बैठक होता है वल्लभी गुजरात में। कहाँ पे? वल्लभी गुजरात में। पहला कहाँ हुआ है? पटना में, और दूसरा वल्लभी गुजरात में। और इसके अध्यक्ष जो हेड है वो कौन रहते हैं? देवर्धि क्षमा श्रमण। ठीक, और इसका क्या उद्देश्य था, ये बैठक क्यों किया गया था? कि इस सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो जैन धर्म में जो बिखराव हो रहे थे, जो मौखिक रूप से चले आ रहे थे ग्रंथों को क्या करना, अंतिम रूप से संकलित करना और उनको लिपिबद्ध करना, और इस कार्य में 12 अंग और 12 उपांगों का संकलन पूरा किया गया। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसने जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो जो जैन धर्म के प्रति जिसका झुकाव था वह खारवेल के राजा थे। जो कलिंग का जो चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था, और ओडिशा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उनका क्या है, एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इससे इसका जैन धर्म के प्रति अधिक झुकाव था। हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृत भाषा में, तो हाथी जो गुम्फा अभिलेख है यहाँ से प्राप्त होता है, बट समय का नहीं पता चलता है, लेकिन इसमें यह पता चलता है जो खारवेल थे उनका झुकाव किसके प्रति था, वह किसके प्रति था? जैन धर्म के प्रति था। अगला प्रश्न कि वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान, कैवल्य की ज्ञान की जो प्राप्ति किया था वो कहाँ पे किया था? तो जृंभिक ग्राम में किया था। कि महावीर जब घर त्याग करते हैं 30 साल की उम्र में, तो 12 वर्षों की घोर तपस्या के बाद वो 42 साल की उम्र में कैवल्य मतलब सर्वोच्च ज्ञान या पूर्ण ज्ञान को प्राप्ति करते हैं, और फलता हुए क्या, केवलीन कहलाते हैं। तो कहाँ पे होता है ये जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक, और वहीं पे जो गौतम बुद्ध थे वो 29 साल की उम्र में घर त्याग कर रहे थे, और 6 वर्षों बाद मतलब 35 साल की उम्र में क्या होता है, उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक, और वो कहाँ होती है? वो उनके वट वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है शैव तथा भागवत धर्म से संबंधित कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो इसमें जो है सबसे ज्यादा किसकी जो देन है वो थी गुप्त राजाओं की। भागवत और वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुसार जो मत के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज्य चिन्ह हुआ करता था। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? तो यह उत्तर भारत में बनाया था। ठीक है, किसने? नाथपंथी सिद्धियों और योगियों ने। ठीक, कि जो नाथपंथी है, नागपंथी मतलब जो गोरखनाथ हो गए, चरपट नाथ हो गए,
और आदिनाथ हो गए, तो इन सबों ने कहा। और सिद्ध हो गए जो, ठीक है, सिद्ध 84 सिद्ध हुआ करते थे। और जो योगिनी ने भक्ति धर्म को क्या किया, उत्तर भारत में, मतलब नॉर्थ भारत में क्या हुआ, क्षेत्र में इसको लोकप्रिय बनाया इन्होंने। साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के जो कर्म कांड तथा अन्य बनावटी पहलुओं और तत्कालीन समाज व्यवस्था की आलोचना की इन्होंने। संसार का परित्याग करने का समर्थन भी किया। इनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही क्या है, मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए इन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पे क्या किया, बल दिया। आइए आगे का प्रश्न देखते हैं कि पाटलिपुत्र के संस्थापक किसको माना जाता है। तो पाटलिपुत्र की जो संस्थापक है वह अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटली ग्राम में एक किला बनाकर की थी। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। तो ये जो इसका उत्तर है वह ये माना गया है जो गलत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अजातशत्रु के द्वारा ये पाटलिपुत्र जो है स्थापित किया गया था और पहली बार इसको राजधानी किसने बनाया था, उदयन ने बनाया था, ठीक। हम लोग थोड़ा अजात शत्रु के विषय में भी समझते हैं कि जो अजात शत्रु हैं, ठीक है, ये हर्यक वंश के अंतर्गत आते हैं। और जो इनका शासन काल है वो 492 ईसा पूर्व से लेकर के 460 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक। प्राचीन मगध साम्राज्य का एक क्या है, यह शक्तिशाली राजा या शासक के रूप में थे, जो कि हर्यक वंश के थे। और इनके जो पिता हैं मतलब बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार जो कि हर्यक वंश के संस्थापक थे। उसके बाद अजातशत्रु और अजातशत्रु के बाद उदयन आते हैं, तो यह दूसरे नंबर पे थे, ठीक है, अजातशत्रु। जो कि बिंबिसार, और बिंबिसार की क्या की थी, इन्होंने हत्या कर दी थी, ठीक। जो अजातशत्रु उन्होंने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी तथा, और यह जो हर्यक वंश है वह पितृहंता वंश भी कहलाता है। तो कुछ बिंदु को समझते हैं कि सबसे पहले कि इन्होंने क्या किया, अपने पिता के हत्या कर दी, किसके अनुसार, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, कि अजातशत्रु ने क्या किया, अपने पिता जो बिंबिसार है उसको जेल में डालकर उनकी हत्या कर दी थी। इसी कारण इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। और इनका युद्ध और विस्तार भी देखा जाए तो इन्होंने क्या किया कि अपनी विस्तारवादी नीति के तहत इनको जाना जाता है। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले कि लिच्छवी जो कि वैशाली और कौशल राज्य को मगध साम्राज्य में क्या किया, मिला लिया, और जिसमें मगध एक बड़ी शक्तिशाली के रूप में आगे उभरता है। क्या किसने किया यह काम, अजातशत्रु ने किया। वहीं पे अगर राजनीति में इनका योगदान देखें तो अजातशत्रु ने क्या किया कि अपने शासनकाल में कई किले बनवाए, है ना, जिसमें गंगा नदी के किनारे जो पाटली ग्राम है, जो बाद में क्या हुआ, पाटलिपुत्र बना। तो इन्होंने क्या किया, बनवाया गया एक किला भी इसमें क्या है, शामिल है, जो पाटलिपुत्र में है। और बौद्ध और जैन धर्म की, वह गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों के क्या थे, यह समकालीन थे, और बौद्ध परंपराओं के अनुसार वह बुद्ध के अनुयायी बन गए थे। और प्रथम बौद्ध संगीति क्या हुआ था, इन्हीं के समय पर हुआ था। किसके समय में, अजातशत्रु के समय में। प्रथम जो बौद्ध संगीति है वह 483 ईस्वी के आसपास होता है, जो कि इन्हीं के समय पे हुआ था पहला जो है बौद्ध संगीति का आयोजन, जो कि कहाँ होता है, राजगीर, मतलब राजगीर बिहार में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अजातशत्रु, सॉरी कौन सी ये राजा के शासनकाल पे हुआ था, तो अजातशत्रु के समय पे हुआ था। दूसरा प्रश्न है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। तो यह किसने बनाई थी, उदयन ने बनाई थी, ठीक है, राजधानी। जो संस्थापक है पाटलिपुत्र के वो तो अजातशत्रु थे, बट इसको पहली बार राजधानी किसने बनाया, उदयन ने बनाया था। तीसरा है कि किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से देखिए यहाँ पे जो उदयन है, पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम जो उदयन है, जिसे हम लोग उदयन भी कहा जाता है, नामक शासक ने अपनी राजधानी बनाया। और यहाँ क्या था, ये भी हर्यक वंश का ही शासक था, जो अजातशत्रु का पिता था। तो बिंबिसार के बाद अजातशत्रु के बाद उदयन, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन के द्वारा किया गया। तीसरा प्रश्न है कि किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में हस्तांतरित की थी। तो यहाँ किसने किया था, उदयन ने किया था, कि अपना जो राजधानी है उन्होंने क्या किया, पाटलिपुत्र में हस्तांतरित किया था। तो यह जो कहाँ से किया था, पहले राजधानी राजगीर या राजगृह था, यहाँ से इन्होंने क्या किया, पाटलिपुत्र में कर दिया। उसने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि जो पाटलिपुत्र का जो स्थान है वह गंगा और सोन नदियों के संगम पे था, ठीक। अगर यह नदियों के संगम पे रहेगा तो क्या होगा, इसके मायने में क्या है, ये बहुत ही फायदेमंद होगा। जैसे क्या, एक तो एक सुरक्षा मिल सकती है, कि जैसे कि नदी के घेरे होने के कारण क्या है, एक वाटर फोर्ट के रूप में यह काम कर सकता है। और जैसे कि व्यापार और वाणिज्य हो गया, तो पानी के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, व्यापार भी अलग अलग जगह कर सकते हैं। और जो साम्राज्य का केंद्र है, जैसे जैसे मगध राज्य का विस्तार हुआ, तो पाटलिपुत्र साम्राज्य जो है एक केंद्रीय स्थान पर स्थित था, जिससे प्रशासन और शासन करना क्या हो गया, यहाँ से आसान होता था।
चौथा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो किसने बसाया था? ये अजातशत्रु ने बसाया था। और जो पाटलिपुत्र है वह राजधानी किसने रखा था? राजगृह से पाटलिपुत्र राजधानी सबसे पहले उदयीन, जो कि अजातशत्रु इसी का पुत्र था, उदयीन। ठीक, तो इसने भी क्या किया था? अपने पिता को मार दिया था, जिस प्रकार से अजातशत्रु ने बिंबिसार को मारा था। अगला प्रश्न है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो यह उदयीन के द्वारा किया गया था, है ना। ऊपर हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले किसने बनाया था? तो राजगीर या राजगृह से इसने, उदयीन ने, जो अपनी राजधानी है वह पाटलिपुत्र को बनाया। छठा नंबर प्रश्न है कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था इसको? कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र है उसको मगध के नाम से जानते थे। ठीक है, जो गंगा का क्षेत्र है यहाँ पे दक्षिण, इसको मगध कहते थे बिहार में। और तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। चोल गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था। और अनारत प्राचीन भारत में वैदिक कालीन एक साम्राज्य था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में होता है? तो जो प्रथम जो मगध है उसका उत्कर्ष कब होता है? यह लगभग जो राजा बिंबिसार है 544 से 592 ईस्वी, मतलब ईसा की 6ठी शताब्दी में क्या है, जो मगध साम्राज्य है उसका उत्कर्ष होता है, मतलब यह सामने आता है। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं कि जो बिंबिसार है उनके विषय में थोड़ा देख लेते हैं। जो बिंबिसार हैं वो क्या है? हर्यक वंश के संस्थापक माने जाते हैं। इसका काल कब से कब है? 544 ईसा पूर्व से लेकर के 492 ईसा पूर्व तक। ठीक, और ये हर्यक वंश के संस्थापक है। और जो मगध साम्राज्य का जो पहला महत्वपूर्ण क्या था? यह शासक थे। ठीक, और इन्होंने क्या किया? जो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए एक संगठित साम्राज्य की क्या करी? एक नींव रखी, जो हर्यक वंश कहलाया। और इन्होंने क्या किया? अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए विवाह की नीति को अपनाया। किसने? बिंबिसार ने। और बिंबिसार ने जिस प्रकार से अपनाया तो उनके पुत्रों ने भी इसी प्रकार से निभाया। सबसे पहले क्या किया इन्होंने कि बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या किया? विवाह संबंधों को गहरा बनाया था। ठीक, जैसे कि इन्होंने 3 प्रमुख शादियां की। सबसे पहले तो कौशल देवी से करती है। किससे? कौशल देवी से करते, जो कि कहाँ की है? जो कौशल राजा प्रसेनजीत की है, यह बहन रहती है। और इनको क्या मिलता है? दहेज के रूप में काशी मिल जाता है। फिर चेलना से करते हैं। ठीक है, चेलना से करते हैं, जो वैशाली लिच्छवी की क्या है? राजकुमार की बहन होती है, जिसमें क्या है? लिच्छवी के साथ इनका संबंध मजबूत हो जाता है। फिर क्या? खेमा से भी विवाह करते हैं। खेमा क्या है? जो पंजाब के मद्र कुल की यह राजकुमारी रहती है। और इनका अगर प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसकी भी थोड़ा चर्चा कर ले तो इनका जो प्रशासनिक बिंबिसार क्या थे? एक कुशल प्रशासक थे। क्यों? क्योंकि उसने अपनी राजधानी राजगृह या राजगीर वर्तमान में जिसे गिरिवज का निर्माण करवाया, जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। तो इनकी चतुराई क्या थी कि जो व्यवस्था थी बहुत ही टाइट किया हुआ था। जो राजगृह था वो चारों ओर से ये घिरा हुआ था। ठीक है, तो इसी को अपनी राजधानी बनाते हैं सुरक्षा की घेरे से। और जो ये धर्म है, इन्होंने कौन सा धर्म आया? तो गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों के क्या थे? यह समकालीन थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार वह बुद्ध के अनुयायी थे और बुद्ध के लिए वेणुवन विहार का इन्होंने दान किया था। और इनकी जो मृत्यु है किसके द्वारा किया गया? तो अजातशत्रु इनके पुत्र ने ही क्या किया? इनकी मृत्यु कर देते हैं और सिंहासन पर बैठ जाते हैं। तो किस प्रकार से हर्यक वंश चलता है? सबसे पहले बिंबिसार, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, फिर उदयीन, जो ये 3 है महान शासक कहलाते हैं। फिर लास्ट में एक और आते हैं नागदशक। ठीक है, ये हर्यक वंश के लास्ट शासक रहते हैं। इन्हीं की हत्या करके नागवंश की स्थापना होती है। अगला प्रश्न है 8वां कि निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की थी? तो किसने की थी? अब इन्होंने चर्चा किया कि इसने किसने की है? बिंबिसार ने किया। ठीक, बिंबिसार याद रखेंगे, बिंदु नहीं, बिंबी, है ना। बिंदुसार तो क्या है? गुप्त काल में आएंगे। तो प्रथम जो साम्राज्य का उत्कर्ष है, जो उत्कर्ष इसका कब है? 6ठी शताब्दी माना जाता है, जब 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार की जो है बिंबिसार जब राजा बनते हैं 544 से लेकर के 492 ईस्वी तक यह रहते हैं। और यह हर्यक वंश से क्या है? संबंधित हैं। 9वां प्रश्न है कि मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या था? तो इसका जो प्राकृत नाम था क्या था? राजगृह था। ठीक, मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम राजगृह था। प्राचीन काल में महाजनपदों के बीच लगातार संघर्ष होते रहे और अंततः मगध सबसे बड़े साम्राज्य के रूप में उभरा। मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन है? हर्यक वंश था। और इस वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने की थी। ठीक, तो जो राजगृह था वो क्या है? प्राकृत नाम था किसका? मगध का। जो राजधानी है, मगध की राजधानी क्या है? राजगृह, राजगृह। ठीक है, मतलब यह प्राकृत नाम है जो वर्तमान में राजगृह कहलाता है। और यहाँ पे कुछ सूची दिया गया है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं।
कि यहाँ पे महाजनपद दिए गए हैं और यहाँ महाजनपदों की राजधानियां दिए गई। जैसे कि हम जानते हैं कितने टोटल 16 महाजनपद हैं, जिसमें से यहाँ पर 4 महाजनपदों और उनके जो राजधानी उसको मिलाना। तो मल की राजधानी क्या हो गई? मल कुशीनगर में। अंग, अंग पे क्या मल लेंगे? चंपा तेल, तो चंपा हो गया। और गांधार क्या है? गांधार तक्षशिला में। और वत्स, वत्स कहाँ रहते हैं? कौशाम्बी में। तो इसकी राजधानी हो गई। आइए थोड़ा 16 जो जनपद हैं उनके नाम और उनके राजधानियों को थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहला हो गया अंग, अंग का क्या हो गया? चंपा राजधानी हो गया। मगध, मगध का क्या हो गया? राजगृह या राजगृह, बाद में क्या? पाटलिपुत्र। फिर काशी, काशी क्या है? ये भी महाजनपद है, इसकी राजधानी क्या है? वाराणसी, ठीक। फिर उसके बाद वत्स, वत्स की क्या राजधानी है? कौशाम्बी। और कौशल आ गया, कौशल की क्या राजधानी है? श्रावस्ती। और उसी प्रकार से सूरसेन, सूर मतलब कौन? मथुरा, मथुरा में सूरदास रहते हैं, तो उसे हम लोग संबंधित करके इसको जान लेंगे कि सूरसेन कहाँ? मथुरा इसकी राजधानी होगी। पांचाल, पांचाल की राजधानी कहाँ है? तो यह काम्पिल्य या फिर काम्पिल हो गया या फिर अहिछत्र हो गया। फिर है कुरु, कुरु, कुरु क्या थे? पांडव, पांडव है ना। कुरु, पांडव कुरु को याद है ना। तो कुरु कहाँ पे थे? इंद्रप्रस्थ, ये नहीं देना चाहते थे, ठीक है, तो इंद्रप्रस्थ हो गया इसकी राजधानी। मत्स्य क्या हो गया? मत्स्य विराटनगर। मछली क्या? बड़ा वाला मछली, तो विराटनगर। मत्स्य मतलब मछली, बड़ा वाला तो विराटनगर। चेदी कहाँ का? तो चेदी क्या थे? बहुत ही शक्तिशाली थे, चेदी वंश, तो शक्तिमती इसकी राजधानी हो जाती है। फिर उसी प्रकार से आगे देखें तो अवंती, अवंती कहाँ पे है? अवंती उज्जैनी या महिष्मती की राजधानी है। गांधार कहाँ पे है? तो तक्षशिला, तक्षशिला क्या है? इसकी राजधानी है। कंबोज, कंबोज मतलब हाटक, हाटक मतलब राजापुर, इसकी राजधानी हो गई। अश्मक, अश्मक क्या है? ये भी महाजनपद है, इसकी राजधानी क्या है? पोटन या पोटली है। वज्जी, जिसे हम लोग वृज्जी कहते हैं, वी से वृज्जी और वी से वैशाली, इसकी राजधानी है। मल, मल क्या है? कुशी, नारा या फिर पावा, ठीक। तो यह 16 जनपद थे और इनकी यहाँ राजधानियां थी। आई होप थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह लिच्छवी के द्वारा क्या है? यह स्थापित किया गया था। जो पहला जो गणतंत्र है वैशाली में किसके द्वारा? तो लिच्छवी के द्वारा। कि वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया और वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था, ठीक है। गणराज्य का क्या मतलब होता है? कि लोगों द्वारा चुना जाना, ठीक। जो शासक है या राजा है तो क्या है? जो लोगों के द्वारा चुना जाए, ना कि वंश बाई वंश या फिर राजा का पुत्र राजा बने, ऐसा ना हो। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो यह वैशाली में थी। कि 6ठी शताब्दी में जो गणतंत्र का पहला हमको साक्ष्य मिलता है वो वैशाली, और वैशाली की क्या राजधानी थी? तो जो वैशाली है उसका, ये वैशाली किसकी राजधानी? तो वृज्जी, वज्जी या वृज्जी की राजधानी थी, है ना। 6ठी शताब्दी में जहाँ महाजनपदों ने राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वहीं वज्जी तथा मल नामक 2 राज्यों में क्या था? गणतंत्र शासन था। वज्जी और मल, मल का क्या जो मल है, मल किसकी राजधानी थी? याद करेंगे, मल किसकी राजधानी थी? तो मल कुशीनारा और पावा की राजधानी थी मल, ठीक है। तो ये 2 जो गणराज्य थे क्या थे? गणतंत्र गणराज्य थे, मतलब यहाँ पे लोगों के द्वारा राजा चुना जाता था। वज्जी 8 राज्यों में एक संघ था, ठीक। और जिसमें वैशाली के लिच्छवी जो सबसे शक्तिशाली थे। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? राजगृह या गिरि वज्र था। कि पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था, ठीक है। इसको भी थोड़ा समझेंगे कि सबसे पहले मगध पे जो पुराणों के अनुसार क्या है? बृहद्रथ वंश ने, हर्यक वंश से पहले भी किसने शासन किया मगध पर? बृहद्रथ वंश ने। और इस वंश के पहले राजा जो बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने क्या किया? राजगृह या फिर गिरिवज्र को अपनी राजधानी बनाई थी। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का ये क्या था? प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था, ठीक। और बौद्ध ग्रंथ क्या मानते हैं कि जो प्रथम प्रतापी शासक है वो कौन है? बिंबिसार, जिन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की थी, है ना। और इनकी मृत्यु 492 में होती है, किसकी? बिंबिसार की। और 544 ईसा पूर्व से 492 ईस्वी तक ये कौन? बिंबिसार रहते। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु आते हैं इनके पुत्र। और फिर अजातशत्रु के बाद जो अजातशत्रु है वह क्या? राजगृह को अजातशत्रु के बाद कौन आते हैं? उदयीन आते हैं, जो इस राजधानी को क्या करते हैं? डाइवर्ट कर देते हैं और पाटलिपुत्र हस्तांतरित करते हैं। तो थोड़ा सा जो बृहद्रथ वंश है उसको समझते हैं कि बृहद्रथ वंश जो है मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला क्या सबसे यह प्राचीन राजवंश माना जाता है महाभारत और पुराणों के अनुसार, ठीक। और इसके संस्थापक कौन है? बृहद्रथ है, इसी के नाम पे बृहद्रथ वंश पड़ा। जो क्या थे? चेदी राजा वसु के यह पुत्र थे। उन्होंने क्या किया कि राजगीर को क्या किया? अपनी राजधानी बनाई। और सबसे जो प्रतापी शासक है इस वंश में, सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक कौन है? बृहद्रथ वंश में जरासंध है, ठीक है। जो क्या है? बृहद्रथ का ही
पुत्र होता है। तो महाभारत में जो जरासंध का वर्णन एक पराक्रमी योद्धा के रूप में ही किया गया है, जिसे भगवान श्री कृष्ण की सहायता से क्या किया, पांडव भीम ने द्वंद्व युद्ध में इसको पराजित किया। ठीक, और इनकी समाप्ति कैसे होती है, आखिर ये बृहद्रथ वंश कैसे समाप्त होता है, पतन होता है? तो इस वंश का जो अंतिम शासक है कौन, रिपुंजय था। ठीक, बृहद्रथ वंश का जो अंतिम शासक है वह रिपुंजय था, और उसके मंत्री जो पुलिक ने क्या की, उसकी हत्या करा दी थी। और इसी घटना के बाद मगध में हर्यक वंश का उदय होता है, जिससे शासक बिंबिसार और अजातशत्रु थे। ठीक, तो यह वंश क्या है, भारत का सबसे प्राचीन और प्रारंभिक शक्तिशाली जो वंश है वह माना जाता है। कौन सा, बृहद्रथ वंश। और इसके जो लास्ट शासक से कौन थे, रिपुंजय थे। और सबसे शक्तिशाली शासक कौन है, तो जरासंध। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो जो प्राचीन मगध है उसकी पहली राजधानी क्या थी, सबसे पहले राजगृह थी, और जो बाद में पाटलिपुत्र होती है। तो जो राजगृह है, और तो उसको राजधानी कौन डाइवर्ट करता है, राजगीर को उदयीन पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर देता है, हस्तांतरित। 15वां प्रश्न है कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध राज्य साम्राज्य में राजधानी के रूप में कार्यरत था? तो वह राजगृह था। ठीक, महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो जो बिंबिसार है वो 15 वर्ष की आयु में क्या है, सिंहासन पर बैठते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि बिंदुसार का जो जन्म है 598 में होता है। ठीक है, 558 से 59 में इनका जन्म होता है, बट यहाँ गद्दी पे करीब 543 या 44 ईस्वी के आसपास गद्दी पर बैठते हैं। जब वह 15 वर्ष के थे तो उन्होंने गद्दी संभाली थी। और बिंबिसार जो हर्यक वंश के क्या थे, संस्थापक थे। इसके विषय में हम लोग ने चर्चा किया। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम है? तो ये अजातशत्रु किससे संबंधित थे, हर्यक वंश से थे। ठीक, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र उदयीन, और उदयीन का जो पुत्र है, या लास्ट पुत्र नहीं कहेंगे, जो लास्ट इसका है कौन है, नागदर्शक रहता है हर्यक वंश में, जिसकी हत्या करके नागवंश की स्थापना होती है। तो मगध का जो अजातशत्रु है वह 500, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गलत नहीं, सही है। फिर उसके बाद अजातशत्रु जो 492 से है ना, जैसे कि जो बिंदुसार है, सॉरी बिंदु नहीं, बिंबिसार 544 से लेकर के 492 ईस्वी तक रहते हैं। फिर 492 से लेकर के 460 तक कौन रहते हैं, बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु राजा होते हैं। ठीक है, और इसकी हत्या करके जो पुत्र है, जो इसका उदयीन पुत्र रहता है अजातशत्रु का, फिर वो भी अपने पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठ जाता है। अजातशत्रु ने जो वंश है उसका क्या नाम था? तो अजातशत्रु कौन से वंश से संबंधित है, हर्यक। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 जो जनपद है कहाँ पे है, अंगुत्तर निकाय में है। ठीक है, जो जैसे कि इसमें सबसे 16 जनपदों की सूची जो बौद्ध ग्रंथ है वह अंगुत्तर निकाय में है। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि कौन कौन सा जो इसकी राजधानियां हैं, इसके विषय में तो हम लोगों ने चर्चा किया। एक बार थोड़ा इसको फिर से देख लेते हैं कि इसकी राजधानियां कहाँ कहाँ थी, है ना। तो सबसे पहला है अंग। ठीक है, अंग की राजधानी क्या थी, चंपा। फिर मगध की राजधानी क्या है, राजगृह, बाद में पाटलिपुत्र हो जाता है। फिर काशी की राजधानी वाराणसी। फिर है कौशल की राजधानी श्रावस्ती। वज्जी, ठीक है, वज्जी की राजधानी वैशाली। मल की राजधानी कुशीनारा और यपावा। ठीक, अश्मक किसकी राजधानी, पोटना या फिर पोटली की। फिर अवंती किसकी राजधानी है, तो यह उज्जैनी या फिर महिष्मती, इसके 2 राजधानी थे। गांधार का क्या है, तक्षशिला। और लास्टवा कंबोज की राजधानी हाटक, जो कि कहाँ है, राजपुरा में। इन सभी महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद अस्मक दक्षिण भारत में स्थित था। तो जो अस्मक है वो कहाँ है, यहाँ पे था, दक्षिण भारत में था। ठीक, बाकी सब कहाँ थे, उत्तर में थे। तो जन वशव सूत्र में केवल 12 राज्यों के ही नाम मिलते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची है। ठीक है, जो जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, उसमें हम लोग को 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। ठीक, प्रद्योत कहाँ के राजा थे? तो प्रद्योत कहाँ के राजा है, अवंती के राजा होते हैं। तो बुद्ध के समय अवंती के राजा चंद प्रपोद था। इसकी पुत्री वानर बक्ता से वत्स नरेश उदायन ने विवाह किया था, जिसका उल्लेख भाषचरित स्वप्नवास दत्ता नामक नाटक है में है। आधुनिक मालवा ही प्राचीन काल का अवंती था, जिसके 2 भाग थे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जयिनी और तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। अवंती की क्या थी, 2 राजधानी थी। एक तो उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैनी थी, और जो दक्षिणी अवंती उसकी राजधानी क्या थी, महिष्मती थी। ठीक है, आगे के प्रश्नों को देखते हैं कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो जो मगध के शासक थे कौन, बिंबिसार, उसके जो
चिकित्सक है वो कौन है? जीवक है। तो मगध के शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। जो बिंबिसार ने उसे क्या हुआ, अवंती के जो नरेश थे चंड प्रदोत, तो उनको दिक्कत थी, ठीक है, उनको थोड़ा सा कोई रोग से वह दिक्कत थी, तो उनको क्या होता है वहां पे भेजते इलाज के लिए, कौन? बिंबिसार। 22वां नंबर प्रश्न है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो किसने किया? वह मौर्य वंश ने किया। कि नंद वंश के बाद किसने किया? मौर्य वंश आता है सामने, ठीक है। देखते हैं कि मगध के नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए। नंद वंश के अंतिम काल में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों ने क्या किया? इसके खिलाफ विरुद्ध किया और चारों ओर घृणा और असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया था। और इसी का फायदा उठा करके क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से क्या हुआ, घनानंद की हत्या कर देता है और नंद वंश का अंत वहीं समाप्त कर देता है। और वहीं पे क्या करता है, गुप्त जो गुप्त जो शासन है वहां से यहाँ शुरू होता है, ठीक है। तो उसके उपरांत फिर गुप्त काल के बाद शुंग हो गया, कर्ण हो गया, फिर उसके बाद सॉरी मौर्य मौर्य काल, माफ कीजिएगा, वहां पे मौर्य वंश की स्थापना करते हैं कौन? जो चाणक्य है मिलकर के चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। उसके बाद शुंग वंश, कर्ण वंश, फिर गुप्त वंश, इस प्रकार से आगे आते रहते हैं। तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा? उत्तर मौर्य वंश हो जाएगा। थोड़ा सा नंद वंश के विषय में भी समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आया है ना नंद वंश, है ना, मगध के जो है नंद वंश, ठीक है। तो इसके जो संस्थापक है कौन है? महापद्मानंद को माना जाता है। किसको? नंद वंश के। तो पुराने में इनको क्या कहा गया है? छत्रांतक कहा गया, मतलब क्षत्रियों का नाश करने वाला। किसको? महापद्मानंद को कहा गया है। और इनको द्वितीय परशुराम भी कहा गया है। जिस प्रकार से परशुराम क्या है, क्षत्रियों के विनाशक माने जाते हैं, उसी प्रकार से जो महापद्मानंद है वो भी क्या करते हैं? क्षत्रियों के नरसंहार माने जाते हैं करने वाले। फिर 9 नंद है ना, कितने नंद हुए? टोटल 9 नंद होते हैं। और पुराणों के अनुसार महापद्मानंद ने के 8 पुत्र थे जिन्होंने बारी बारी से शासन काल किया। इन 9 राजाओं को सामूहिक रूप से 9 नंद कहा जाता है, ठीक है। जो महापद्मानंद है इसके कितने 8 पुत्र होते हैं। तो 8 पुत्र ही और ये एक मिला के कितने हो गए? 9। तो इनके जो पुत्र है वो धीरे धीरे एक एक करके शासनकाल करते हैं और इनको नौनंद कहा जाता है। और जो इनका अंतिम शासक है वह धनानंद या धनानंद था, ठीक। किसका? नंद वंश का। जो क्या था, बहुत ही क्रूर और लालची शासक था। सिकंदर के आक्रमण के समय वह ही क्या था, मगध का शासक था। जब सिकंदर द ग्रेट अटैक करते हैं तो उस वक्त का शासक कौन था? तो धनानंद ही रहता है। और वंश कैसे समाप्त होता है कि धनानंद को एक महान विद्वान और कूटनीतिज्ञ जो चाणक्य ने क्या था, उनको अपमानित कर दिया था। तो धनानंद ने क्या किया था, जो चाणक्य है, जो कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते हैं, तो उनका अपमान किया था। तो चाणक्य ने क्या किया, राजनीति बना करके चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करते हैं तथा फिर उसकी हत्या करा करके जो मौर्य साम्राज्य है उसकी स्थापना करते हैं। वहीं पे अगर प्रशासनिक व्यवस्था देखें तो नंद राजाओं ने क्या किया, एक विशाल और शक्ति सेना का गठन किया था। उनके पास लगभग 2 लाख से अधिक पैदल सैनिक थे। 2 लाख क्या थे, पैदल सैनिक थे। 20,000 लगभग घुड़सवार थे और 2,000 से अधिक रथ तथा 3,000 हाथी थे। किसके पास? नंदवन के पास, ठीक है। बट फिर भी क्या है, या इस वंश की समाप्ति हो जाती है, फिर उसके बाद मौर्य वंश आता है। 23 नंबर प्रश्न है कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो यह कहाँ संबंधित है? तो यह कलिंग के छेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नाम व्यक्ति था। अतः इस वंश का जो नाम है महामेघवाहन वंश भी पड़ता है। और इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली जो शासक है वह खारवेल कहलाता है, ठीक है। तो जो खारवेल का संबंध किससे है, तो यह चेदी वंश या महामेघ वंश दोनों के नाम सेम ही है। तो थोड़ा सा इसको कलिंग नरेश है जो उनके विषय में थोड़ा समझते हैं कि जो खारवेल महामेघ वंश के एक क्या थे, जो प्रतापी और महान शासक थे। कौन? खारवेल। कौन से वंश के? महामेघ वंश, जिसकी स्थापना महावेग ने की थी, जो कि चेदी वंश भी कहलाता है, ठीक है। तो इनके बारे में जो सब हमको जानकारी कहाँ से मिलती है, जो उदयगिरी पहाड़ियों में जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वहां से हमको खारवेल की जानकारियां मिलती है, ठीक है। किसकी? खारवेल की जो जानकारी हमको हाथी गुम्फा से मिलती है। सबसे पहले उनकी धर्म के विषय में पता चलता है कि खारवेल क्या थे, जो जैन धर्म थे उनके अनुयायी थे। खारवेल किसके थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। और उन्होंने क्या किया था, जो जैन मुनियों के लिए एक गुफाओं का निर्माण करवाया था और उसके समर्थन किया था। किसने? खारवेल ने। और सैन्य अभियान भी बहुत सारे किए उन्होंने। जैसे कि खारवेल ने अपने शासनकाल में कई सैन्य अभियान चलाए। उन्होंने सातवाहन जो शासक है सातकर्णी को क्या किया, पराजित किया था और मगध पर भी आक्रमण किया था और वहां के शासक को भी इन्होंने हराया था। अगर इनको उपाधियां देखें तो हाथी गुम्फा से हमें क्या पता चलता है, जो खारवेल ने कौन कौन सी उपाधियां की थी, धारण की थी। उन्होंने कलिंगाधिपति और चक्रवर्ती जैसी उपाधियों इन्होंने प्राप्त किया था। किसने? खारवेल ने।
अगला प्रश्न है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है तो किससे जुड़ा हुआ है, या हाथी गुम्फा से जुड़ा हुआ है। यहीं से हाथी गुम्फा से ही हमको क्या है इनके जो बारे में है हमको पता चलता है कि कलिंग का चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महान सम्राट में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर में स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का जो हमको अभिलेख प्राप्त होता है। यहीं से हमको इनके विषय में बचपन, शिक्षा, राज्य अभिषेक तथा राजा के होने के बाद 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का जो है वर्णन हमको यहाँ मिलता है। यह अभिलेख खारवेल इतिहास को जानने का क्या है, एकमात्र हमारे पास साधन है। अंग जनपद की राजधानी क्या थी, तो अंग क्या है, अंग पे मलेंगे चंपा तेल, तो चंपा इसकी राजधानी थी। तो उत्तरी बिहार के वर्तमान जो भागलपुर तथा मुंगेर जिले के अंग महाजनपद के अंतर्गत आता है। तो अभी वर्तमान में कहाँ आता है, ये मुंगेर जिले के अंग के महाजनपद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, चंपा थी। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम क्या है, मालिनी प्राप्त होता है। तो चंपा का प्राचीन नाम क्या है, मालिनी। और दिग निकाय के अनुसार इस नगर का निर्माण की योजना वास्तुकार कहाँ किसने की थी, महागोविंद ने बनाई थी। ठीक, बराबर पर्वत श्रृंखला 26 नंबर प्रश्न है कि बराबर श्रृंखला जो स्थित गोरखगिरी नामक किसके द्वारा विजित किया गया था, तो किसके द्वारा, खारवेल के द्वारा। कि जो पुराने अभिलेखों से हमें क्या पता चलता है कि जो कलिंग के नरेश है खारवेल, तो उन्होंने क्या किया, जो बराबर की पहाड़ियों में एक गोरधागिरी ना गोरथागिरी या गोरखगिरी नामक एक स्थान था, तो उसको इन्होंने जीता था। ठीक, हालांकि इन पहाड़ियों का जो मुख्य ऐतिहासिक महत्व है वह मौर्य सम्राट अशोक के साथ जुड़ा हुआ है। किसका, जो ये बराबर की श्रृंखला है। क्यों, क्योंकि इसमें जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है, इन पहाड़ियों को काट करके क्या हुआ, आजीवक संप्रदाय के जो भिक्षु है ना, उनके लिए यह निर्माण कराया था अशोक ने, कि वहां पे जो आजीवक संप्रदाय के लोग हैं वो रहेंगे। अगला देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो चेदी वंश है के शासक, चेदी वंश के शासक खारवेल के ने बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरथागिरी या गोरखगिरी को विजित किया। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख चेदी वंश के महान शासक खारवेल से ही संबंधित है। यह अभिलेख भारत का पहला प्रशस्ति अभिलेख है। इस अभिलेख में पहली बार महाराजा शब्द का उल्लेख हमको देखने को। फिर अब यूनानी आक्रमण से संबंधित प्रश्न है, प्रश्नों को देखते हैं कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था, तो उसके समकालीन कौन था, धनानंद। की महात्मा पद्मानंद के उत्तराधिकारियों में जो महापद्मानंद थे ये संस्थापक थे, तो इनके जो कितने 8 उत्तराधिकारी हुए थे, और जिसमें से लास्ट कौन थे, धनानंद थे, जो कि सिकंदर के क्या थे, समकालीन थे। और उसे यूनानी लेखकों ने क्या कहा है, अग्रमीज कहा है। और जेनोफोन उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति भी बताया है। और इसके जो सेनापति है वो कौन थे, भद्रशाल थे, किसके, धनानंद के। तो धनानंद के विषय में थोड़ा समझते हैं कि धनानंद क्या था, नंद वंश का अंतिम शासक था। यह लगभग 326 ईसा पूर्व में या मगध पर शासन कर रहा था। तभी क्या होता है, जो सिकंदर है उसका अटैक होता है। ठीक, और बताया जाता है कि जो धनानंद था बहुत ही क्रूर शासक था और बहुत ही लालची भी था, और यह क्या था, सिकंदर के समकालीन था। और क्या किया था, एक बार दरबार में जो है इन्होंने क्या किया, चाणक्य या फिर जो कौटिल्य के नाम से जाने जाते हैं, तो इन्होंने क्या किया, धनानंद का अपमान कर दिया। और यह फिर अब अपमान चाणक्य सह नहीं पाते हैं, तो यह राजनीति के द्वारा क्या करते हैं, इसको पराजित करते हैं। किसको, धनानंद को। तो धनानंद को पराजित करने के लिए या चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करते हैं, और उसके बाद जो धनानंद है उसको पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न है कि वह स्रोत जिसे पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो हमें कहाँ से पता चलता है, यह इंडिका, जो कि मेगास्थनीज के द्वारा रचित यह पुस्तिका इंडिका से हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का पता चलता है। कि मेगास्थनीज ने क्या किया है, पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। वहाँ नगर के जो पदाधिकारी थे वह उसे क्या बुलाते हैं, एस्टीन नोमॉय कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं जो इंडिका है मेगास्थनीज के, उसके विषय में। तो इसके लेखक कौन है, मेगास्थनीज, जो कि क्या थे, एक यूनानी राजदूत था। ठीक, जो कि किसके द्वारा भेजा गया था, सेलुकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरवाजे में भेजा गया था। ठीक, और वहाँ पे जो फिर उसने कुछ देखा, चाहे वो भौगोलिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, तो उन्होंने क्या किया, इस सब चीज़ों का वर्णन किया है। और पाटलिपुत्र जो नगर है उसका भी इन्होंने क्या है, बहुत ही प्रशंसा किया है। और मेगास्थनीज ने भारतीय समाजों को क्या है, 7 जातियों में बांटा है। ठीक है, जो इंडिका है मेगास्थनीज की पुस्तक, तो उसमें उन्होंने क्या किया है, भारतीय समाज को 7 वर्णों में बांटा है। वर्णों में, जातियों में नहीं, वर्गों में, वर्णों नहीं, वर्गों में, 7 वर्गों में बांटा है, जातियों में नहीं बांटा है। ठीक है, और उसने क्या लिखा था कि भारत में दास प्रथा उस वक्त नहीं थी। कब, इंडिका मतलब मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के समय दास प्रथा भी नहीं थी, और यहाँ पे क्या चोरी वगैरह बहुत ही कम होती थी।
और जो राजा के जो बॉडीगार्ड्स है उसके रूप में महिलाएं भी उस समय होती थी। तीसरा नंबर प्रश्न है कि हूण राजा तोड़मार किस औलिका राजवंश द्वारा पराजित किया गया था? तो यह किसके द्वारा पराजित किया जाता है? यह प्रकाश धर्मन के द्वारा पराजित किया जाता है कि हूण राजा तोड़मार अलौकिक राजा प्रकाश धर्मन द्वारा पराजित किया जाता है। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद हुरों ने गंगा घाटी पर पुनः आक्रमण किया था। ठीक है, स्कंदगुप्त के समय भी आक्रमण होते, फिर उसकी मृत्यु के बाद भी आक्रमण होता है। फिर इस दूसरे हूण आक्रमण का नेता कौन था? तोड़मार था तथा मध्य भारत में एरण नामक स्थान से वारामाह प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका लेख मिला है। कौशाम्बी से तोड़मार की 2 मोहरें मिली भी हैं और तोड़मार ने अपने पुत्र मिहिरकुल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। ठीक है, तो थोड़ा सा ये तोड़मार और प्रकाश धर्मर के विषय में समझते हैं। जो तोड़मार है यह क्या है? हूण शासकों का एक शक्तिशाली नेता रहता है। लमसम 500 एडी की बात है, 500 शताब्दी की। ठीक, जब यह क्या है गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण करता है। तो और यह क्या है उसने जो मध्य भारत, मालवा और पंजाब के बड़े क्षेत्रों पर क्या किया था? इसने कब्जा किया था तोड़मार ने। ठीक, और इसने कौन सी उपाधि की थी धारण? महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी। और इसके जो शासन के हमें प्रमाण है काशिक को और अभिलेखों से भी पता चलता है। और वहीं पे अगर प्रकाश धर्मन की बात करें तो यह कौन से जो वंश से संबंधित है? तो यह औलिकार वंश से संबंधित है और जिन्होंने क्या किया? मालवा क्षेत्र पर अधिकार किया था। ठीक है, मालवा के शासक थे। और तोड़मार से क्या हुआ? फिर हमें क्या संघर्ष होता है दोनों में, तोड़मार में और प्रकाश धर्मन ने। ठीक है, तो दोनों में बहुत अच्छे से लड़ाई होती है। तो तोड़मार को क्या करते हैं? तोड़ मोड़ के फेंक देते हैं। तो वहीं पे इसकी विजय हो जाती है कि क्या क्या था कि जो भी प्रभाव थे उसको रोकने के लिए प्रकाश धर्मन ने इनके ऊपर हमला किया या इनके बीच युद्ध होता है। अगला नंबर प्रश्न है, अब प्रश्न मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। देखते हैं कि सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? तो यह पहचान किसने की है? विलियम जोन्स ने की है। कि विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की है। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के रूप में भी वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सैंड्रोकोट्स, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। ठीक है, मौर्य वंश है ना, जैसा कि हम जानते हैं मौर्य वंश जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 322 से लेकर के 185 वर्ष तक यह चलता है। ठीक है, मतलब इसका कार्यकाल जो है मौर्य वंश का जो समय है वह 322 से लेकर 185 वर्ष तक चलता है। सबसे पहले इसमें जो शासक है वो कौन आते हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, यही संस्थापक थे किसके? मौर्य वंश के, जो कि चाणक्य के साथ मिल करके जो धनानंद उसकी हत्या करके फिर उसकी स्थापना करते हैं। तो और फिर उसके बाद धीरे धीरे राज्य का विस्तार करते हैं और शासन प्रणाली अपनी क्या करते हैं? मजबूत करते हैं, जिसका उल्लेख हमें अर्थशास्त्र जो कि और मेगास्थनीज की इंडिका से हमको पता चलता है। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आता है? फिर उसके बाद आते हैं अब बिंदुसार। ठीक है, नाम ध्यान रखेंगे, बिंदुसार आते हैं जिनका जो समय काल है क्या है? 298 से 272 तक चलता है। ठीक, इनका समय कब से कब? 322 से लेकर 298 तक चलता है और यहीं पे 298 से 272 तक बिंदुसार का चलता है। ठीक, यह चंद्रगुप्त का पिता है और अशोक का चंद्रगुप्त मौर्य का क्या है? यह पुत्र है, इसका पुत्र हो गया और चंद्रगुप्त मौर्य का पिता हो गया। ठीक, और इनको क्या है? अमित्रोचेस्ट भी कहा जाता है। किसको? बिंदुसार को। अमित्रोचेस्ट मतलब जो शत्रु है, जो दुश्मन है, उनका नाश करने वाला। और इन्होंने भी क्या किया? दक्षिण भारत तक अपने राज्य का विस्तार किया। फिर आता है तीसरे शासक जो कि अशोक द महान के इनका शासनकाल 272 से लेकर के 232 ईसा पूर्व। ठीक है, सब बीसी में है ना, जब पहली घटनाएं हैं। तो 232 ईसा पूर्व तक चलती है। तो जैसा कि हम जानते हैं जो अशोका द मौर्य है कि सबसे यहाँ महान शासक कहलाए। ठीक, और वह अपनी विजयों के बाद धर्म परिवर्तन के लिए भी जाने जाते हैं। कि क्या हुआ कि जब 13वें शिलालेख में हमें क्या पता चलता है? जो उन्होंने कलिंग युद्ध किया था तो उसके बाद बहुत ही नरसंहार होता है। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तन की नीति अपनाई तथा उनके बाद क्या हुआ? ये सब युद्ध वगैरह उन्होंने त्याग दिया। ठीक, और धर्म की नीति अपनाते हैं। ठीक, और फिर वंश का पतन कैसे होता है कि अशोक की मृत्यु के बाद क्या मौर्य साम्राज्य क्या होता है? धीरे धीरे अब कमजोर होने लगता है। उसके बाद जो शासन है उसमें उतना वो सक्षम नहीं हो पाते जो भी इसके शासक आते हैं। और अंतिम में जो है लास्ट शासक बृहद्रथ रहता है। ठीक है, लास्ट शासक जिसकी हत्या कौन करता है? पुष्यमित्र शुंग द्वारा की जाती है। किसकी? बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की जाती है और 185 ईसा पूर्व के बाद क्या है? शुंग वंश की स्थापना कर दी जाती है। फिर अब भारत के सबसे पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था?
तो जो भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना, किस साम्राज्य मतलब बहुत बड़ा एरिया में किया गया था, वह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत के प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था और ऐसा पहला सम्राट था जिसने 72 भाग पर, मतलब बहुत बड़े भाग पर क्या किया था, अपना शासन स्थापित किया था और जिसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से भी क्या था, बहुत बड़ा था। उसने उसके साम्राज्य की सीमा कहाँ तक, ईरान से जाके मिलती थी। ठीक है, कहाँ तक मिलती थी, ईरान तक मिलती थी, इधर और दूर जाती थी। ठीक है, और इस उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एक बद्ध भी करने का कार्य किया। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना। थोड़ा चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में भी समझने का प्रयास करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका समय अभी बताया गया कि इनका समय 322 से लेकर के 298 तक है। और ये क्या है, एक जो चाणक्य जो कूटनीतिज्ञ रहते हैं, जो कि इनके वंश की स्थापना करने में इनकी सहायता करते हैं। और उसके बाद क्या है कि 350 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में उसने क्या किया, जो सिकंदर के सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर को भी हरा दिया 305 ईस्वी में। ठीक, और इसी संधि के तहत क्या हुआ, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किससे करा दिया, चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य को जो अपनी बेटी है उसको सौंप दिया और उसके बदले में जो चंद्रगुप्त ने क्या, वो 500 हाथी किसको दिए, सेल्यूकस निकेटर को दिए। और इस प्रकार जो है चंद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। उसके बाद उत्तर हिमालय से लेकर के दक्षिण के कर्नाटक और पूर्व में बंगाल से लेकर के पश्चिम में जो है हिंदुकुश तक अपना जो शासन उसको फैलाया। और प्रशासनिक व्यवस्था देखा जाए तो चंद्रगुप्त का जो शासन है वह अत्यंत सुव्यवस्थित और केंद्रीकृत था। ठीक, जो कि हमें कहाँ पता चलता है, जो अर्थशास्त्र कौटिल्य की पुस्तक है उससे पता चलता है और मेगास्थनीज की इंडिका से भी पता चलता है। ठीक है, और अगर धार्मिक इनका अगर जीवन देखा जाए चंद्रगुप्त मौर्य का, तो यह अपने जीवन के अंतिम समय में क्या करते हैं कि जैन धर्म अपना लेते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, जैन धर्म को अपना लेते हैं और उसके बाद अपना राजवाज छोड़ करके कहते हैं कि चलो भैया बहुत हो गया, अब चलते हैं, अब संन्यास लेते हैं। तो अपने पुत्र बिंदुसार को अपना यह राज्य सौंप करके, जो इनके जैन मुनि थे भद्रबाहु के साथ कर्नाटक में श्रवणबेलगोला चला गया, मतलब चले गए और वहां पर ही क्या किया, संथारा संलेखना विधि से, जो कि जैन विधि में संलेखना विधि कहलाता है, उससे अपना क्या हुआ, देह की त्याग किया और निर्वाण को प्राप्त हुआ। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक अभी हमने जाना कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इनका जो समय है वह इसका मौर्य मौर्य वंश का 322 से 184-85 तक माना जाता है। और इसके बाद जो है कुषाण वंश हो गया, गुप्त वंश हो गया और वर्धन वंश हो गया, ये सब वर्ष हमको पता चलता है। चौथा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो इसमें से किसने प्राप्त की थी, तो चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। कि मौर्य संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत, है ना, दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों की क्या है, हमको इससे जानकारी प्राप्त होती है। और दक्षिण भाग के अनेक स्थलों से अशोक के अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता है। ठीक, जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हुए पाए जाते हैं। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है वह कहाँ किसके में है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो वर्णन है वो सबसे ज्यादा विशाखदत्त की कृत मुद्रा राक्षस में हमको पता चलता है। ठीक, विशाखदत्त की कृत मुद्रा राक्षस में जो चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में हमको विस्तृत जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को विशल तथा कुलहीन, मतलब छोटी जाति का भी बताया गया है। 18वीं शताब्दी में धुंडील राजा के ने मुद्रा राक्षस पर टीका भी लिखा और मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखदत्त के नाम से 2 अन्य रचनाएं भी उल्लेख है। एक तो देवी चंद्रगुप्तम तथा अभिसारिका वंचितक या फिर अभिसारिका बंदित्या अप्राप्त, ये क्या है, अभी प्राप्त नहीं है। तो जो विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस है इसके विषय में थोड़ा समझते हैं कि जो मुद्रा राक्षस है क्या है, एक संस्कृत नाटक है। मुद्रा राक्षस क्या है, एक संस्कृत नाटक है और भारतीय इतिहास और राजनीति पर यह आधारित है। अगर इसके लेखक देखें तो यह विशाखदत्त हो गए, जो कि गुप्त काल के दौरान थे, है ना, गुप्त काल के यह समकालीन थे। और इसकी विषय वस्तु क्या है, मुद्रा राक्षस की, कि यह नाटक क्या है, पूरी तरह से राजनीतिक घटनाओं पर केंद्रित है। इसकी कहानी जो है नंदवंश के जो नंदवंश है
उसके पतन से लेकर के चंद्रगुप्त मौर्य के उदय के इर्द गिर्द यह नाटक घूमता रहता है। और अगर मुख्य इसी कथा देखें तो नाटक का जो मुख्य विषय है वह चाणक्य की जो कूटनीति है, और चाणक्य नंदवंश के वफादार मंत्री राक्षस को अपनी चतुराई से क्या करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के पक्ष में लाने का भी प्रयास करते हैं। कौन, चाणक्य। फिर उसके बाद ताकि मौर्य साम्राज्य को क्या करे, आस्थापित दे सके। तो अगर विशेषता इसकी देखें मुद्रण राक्षस की, तो यह क्या एक ऐसा दुर्लभ नाटक है जिसमें कोई प्रेम कहानी नहीं है, ठीक। यह पूरी तरह सत्ता के संघर्ष, षड्यंत्र और चाणक्य की असाधारण रणनीति का क्षमता को यह दर्शाता है। 6 नंबर प्रश्न है कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। तो कौटिल्य की जो पुस्तक है उसमें बहुत सारे विषय हैं। देखिए, मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक, इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या भी करता है। और इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, जैसे कि कौन से सिद्धांत, सप्तांग, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है। और अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प, व्यापार व्यवस्था की विस्तृत हमको जानकारी मिलता है। तो अर्थशास्त्र में कई सारी चीजों का हम लोग को उल्लेख भी मिलता है। तो अर्थशास्त्र के विषय में थोड़ा समझ लेते हैं। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया, कौटिल्य या फिर जो चाणक्य उनके द्वारा लिखा गया है ना, जो कि क्या थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनको या उनकी सहायता से या मौर्य साम्राज्य की स्थापना कराते हैं। और अगर यह पुस्तक का अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है, मान लीजिए इस पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र तो है लेकिन यह इकोनॉमिक्स नहीं रिलेटेड है, बल्कि इसमें क्या है, राजनीतिक है, कूटनीति है, सैन्य नीति है और कानून है, प्रशासन है और सामाजिक व्यवस्था पर एक व्याप्त ग्रंथ भी है। इसमें एक आदर्श राजा और राज्य के कर्तव्यों का क्या है, वर्णन है। अगर प्रशासनिक व्यवस्था देखें तो अर्थशास्त्र में एक मजबूत और केंद्रीकृत शासन प्रणाली का वर्णन हमको देखने को मिलता है, जिसमें राज्य के विभिन्न विभागों जैसे कि राजस्व हो गया, न्याय हो गया, सेना हो गया, कार्य और अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी इसमें बताई गई है। जैसे कि हम लोगों ने सप्तांग जो सिद्धांत है वो देखा, इसमें जो स्वामी है वो राजा हो गया, अमात्य क्या है, मंत्री है, और जनपद क्या है, जनसंख्या क्षेत्र है, और दुर्ग क्या है, किला हो गया, कोष क्या हो गया, राजकोष जहाँ राज का पैसा वैसा हो, दंड क्या है, जो सेना हो गया, और मित्र कौन है, सहयोगी हो गए। तो राजनीतिक यथार्थवाद की कौटिल्य ने क्या किया, इसमें व्यवहारिक और यथार्थवादी नीतियों का भी समर्थन किया है, जिसमें राज्य की जो सुरक्षा है और समृद्धि के लिए आवश्यक पड़ना पर नैतिक नियमों और त्यागों का भी झुकाव दिया गया है। ठीक इसी कारण से तुलना में जो मैकियावेली से इसकी तुलना की जाती है। अगर इस आगे फिर अब प्रश्नों को देखते हैं। कौटिल्य ने या फिर कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला है, तो इन्होंने राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला है। ठीक है, कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। वस्तुतः यह ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु इसमें राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक नीतियों पर भी क्या किया है, प्रकाश डाला गया है। मेगास्थनीज दूत था। मेगास्थनीज किसका दूत था, तो सेलुकस का था। ठीक है, मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्य में भेजा गया एक यूनानी राजपूत था। इससे पूर्व वह अराकोशिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेलुकस का क्या था, राजदूत रह चुका था। ठीक है, तो जो मेगास्थनीज हैं वो क्या है, एक यूनानी राजदूत, इतिहासकार और यात्री भी है। ठीक, जो कि मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आते हैं, और यह क्या है, यूनानी शासक है, और सेलुकस निकेटर के द्वारा क्या है, दूत बना करके ये भेजे गए थे, या दूत बन करके किसका आए थे, सेलुकस निकेटर का। सेलुकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच हुई संधियों के बाद में उन्होंने पाटलिपुत्र जो वर्तमान पटना है उनको वहाँ पे भेजा जाता है, और इन्होंने क्या किया, मेगास्थनीज ने पुस्तक इंडिका की रचना की, और इन्होंने क्या किया, यहाँ के जो भी अनुभव थे इसमें लिखा, और इसमें मौर्य साम्राज्य का विवरण भी हमको देखने को मिलता है। जैसे कि इन्होंने पाटलिपुत्र नगर का इसमें प्रशंसा भी किया है। यहाँ का सैन्य व्यवस्था हो गया, भारतीय समाज को क्या किया है, इन्होंने 7 वर्गों में बांटा है। ठीक है, 7 वर्गों में जो भारतीय जो समाज है उनको 7 वर्गों में बांटा है। 7 वर्ग कौन कौन से, जैसे कि दार्शनिक हो गया, दार्शनिक वर्ग हो गया, किसान वर्ग हो गया, सैनिक वर्ग हो गया, इस प्रकार से 7 वर्गों में बांटा है। और उनके विवरण से मौर्यकालीन भारत की क्या हमको बहुत सारी जानकारियाँ भी मिलती है। देखिए यहाँ पे जो समाज है उनको कितनी श्रेणियों में बांटा था इन्होंने, तो 7 श्रेणियों में बांटा था। देखिए 7 श्रेणियाँ क्या हैं, दार्शनिक, कृषक हो गए, जो पशुपालक वर्ग हो गए वो, फिर शिल्पकार वर्ग हो गए, फिर योद्धा वर्ग और निरीक्षक, और फिर उसके बाद मंत्री वर्ग। तो ये 7 वर्ग थे समाज के। और लास्ट क्या, उपदेशक।
तो मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है कि जब यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए थे तो इनका कहना था कि यहाँ दास प्रथा वगैरह नहीं थी, और जो राजा थे ना उनके बॉडीगार्ड के रूप में महिला भी हुआ करती थी, इनके द्वारा बताया गया है। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था, तो वह किससे पता चलता है हमें? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से हमको पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त का प्रभाव कहाँ तक था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव कहाँ तक था? वह पश्चिमी भारत तक था। जैसे कि थोड़ा जूनागढ़ अभिलेख को भी देख लेते हैं। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जिसको रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख भी कहा जाता है, ठीक है, इसको गिरनार शिलालेख भी कहा जाता है। और यह जूनागढ़ कहाँ पर है? तो यह गुजरात में है ना। और जो रुद्रदामन शासक है लगभग 150 एडी में, मतलब ईस्वी में, मतलब शताब्दी में 150 शताब्दी के लगभग यह आते हैं। और यह क्या है? विशुद्ध संस्कृत गद्य में लिखा गया पहला लंबा शिलालेख है ना। ये जो शिलालेख है वह विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया है, और जिसकी लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है। तो ब्राह्मी, जैसा कि हम जानते हैं कि ब्राह्मी लिपि जो संस्कृत लिपि है, जो संस्कृत भाषा है उसकी लिपि है, ठीक है। और यह एक क्या है? एक ही चट्टान पर स्थित 3 अलग-अलग शिलालेखों में से एक है। इसी शिला पर मौर्य सम्राट अशोक और गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त के भी जो अभिलेख है इसी में है, ठीक। और इसका अगर मुख्य विषय वस्तु देखें रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण जानकारी हमको क्या मिलती है? जो सुदर्शन झील है के बारे में मिलती है। कि शिलालेख हमको क्या बताती है कि जो सुदर्शन झील है, तो मौर्य काल में जो चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर और पुष्पगुप्त वैश्य द्वारा क्या है, इसको बनवाया गया था सुदर्शन झील को। और बाद में रुद्रदामन ने क्या हुआ? एक भीषण तूफान से यह क्या होता है? क्षतिग्रस्त होने के बाद जनता पर अतिरिक्त क्या होता है? यह कर लगा देते हैं और इसकी मरम्मत फिर करवाते हैं। और इसमें रुद्रदामन की जो सैन्य विजय और उसके व्यक्तिगत गुणों और प्रशासन की भी इसमें क्या है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में इससे हमें पता चलता है। और यह शिलालेख क्या है? प्राचीन भारत में जल प्रबंधन, शासन व्यवस्था और संस्कृत भाषा के विकास के लिए भी क्या है? एक अमूल्य ऐतिहासिक स्रोत भी है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप ये सेशन बहुत ही फायदेमंद रहा होगा। मैंने पूरा प्रयास किया है कि अच्छे से इसको विस्तार से समझाऊं। अगर आप लोग सुनेंगे भी तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग को भी प्रॉफिट मिले। थैंक यू।